आपको ये बात पता है कि डाइवोर्स आपको 490 डे और बाकी के झूठे केसेस से बचा सकता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है उसने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसके अंदर ये चीज पूरी तरह से समझाई है। अब इसको लैंडमार्क इसके कंटेंट के हिसाब से माना जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि पति को डाइवोर्स इनिशिएट करने की पावर्स की वजह से कितना बेनिफिट मिलता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले ये समझ लेते हैं आखिर डाइवोर्स ऐसा इम्पैक्ट क्या क्रिएट करता है कि आए दिन हर साल बहुत सारे जजमेंट हर महीने आते हैं जिनके अंदर पति ने अगर डाइवोर्स इनिशिएट किया है तो फिर वहां पति को यह बेनिफिट मिल जाता है कि वो पत्नी के 490 डे या डीवी को खारिज करा सकता है। असल में लोग डाइवोर्स को दो वजह से इग्नोर करते हैं। एक तो उन्हें लगता है कि डाइवोर्स से सिर्फ सेपरेशन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एलिमनी का ग्राउंड वहां उन्हें दिखाई देता है कि एलिमनी देनी पड़ेगी। अब एलिमनी जब देनी पड़ेगी तो इस वजह से डाइवोर्स इनिशिएट नहीं हो सकता। एक तीसरा फैक्टर भी कई लोग जानते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हाँ डाइवोर्स बहुत लंबा चलता है, उस वो डिसाइड नहीं होता। पर एक प्रैक्टिकल बात नहीं सोचते कि जिस पत्नी ने आपको और आपकी फैमिली को झूठे केसेस के अंदर जबरदस्ती फंसा दिया है, अगर आप जेल चले जाते हैं, चले गए हैं, तो ऐसी पत्नी के साथ आपको रहने का फायदा क्या है? और झूठे एलिगेशंस पर अगर वो ग्राउंड बना रही है आपके और आपकी फैमिली को फंसाने का, तो फिर आपको डाइवोर्स इनिशिएट करने में तकलीफ क्या है? डाइवोर्स इनिशिएट करने से बेनिफिट क्या होता है आज आपको समझ में आएगा। अगर आपकी पत्नी को लाने समझाने की आपने पूरी कोशिश कर ली है, ये ग्राउंड्स आपके पास इकट्ठे हैं, आपने ट्रेवल किया, आपने बाकायदा पत्नी को कॉल मैसेज पे समझाया और ये सारे एविडेंसेस आपने इकट्ठे करके अपने डाइवोर्स में डाल दिए हैं। उसके बाद अगर पत्नी ने डाइवोर्स के बदले काउंटर ब्लास्ट करके 490 डे लगा दिया है, जिसका भी आपको सबसे ज्यादा डर रहता है कि हाँ अगर हमने डाइवोर्स डाला तो हम पे 490 डे डीवी लगेगा, ये तो भूल ही जाइए कि आप नहीं भी डालेंगे डाइवोर्स तब भी लगेगा। तो इसको इनिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ ये भी अब चलन आ गया है कि डाइवोर्स अगर पत्नी के केस लगाने के बाद भी आपने फाइट करा है तो फिर उसके अंदर क्या बेनिफिट है, क्यों ऐसा है कि डाइवोर्स इतना भारी पड़ता है इतने बड़े क्रिमिनल केसेस के अंदर। जैसे आप तोलते हैं जैसे केसेस को कि हाँ ये 100 ग्राम के होते हैं एचएमए के केस और ये टनों के होते हैं 490 डे डीवी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि उल्टा समझिए कि ये वजन डालता है टनों का, क्योंकि असल में 490 डे जो है डिमांड के लिए गई बकायदा क्रूअल्टी है। अगर डिमांड करने के लिए की गई क्रूअल्टी है, मगर अगर डाइवोर्स में पति अपनी क्रूअल्टी के सबूतों के साथ जा रहा है तो डाइवोर्स भी क्रूअल्टी का उतना ही बड़ा केस है जितना कि 490 डे हो सकता था अगर सच में पत्नी के साथ क्रूअल्टी हुई है। पर अगर पति ने ये डिसाइड करवा लिया है अपनी डाइवोर्स के अंदर कि मेरे साथ क्रूअल्टी हुई है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें और भी सारे फैक्टर्स आपको सीखने को और जानने को मिलेंगे। इस वीडियो को समझिएगा क्योंकि इसके अंदर कंक्लूजन जब मैं आपको दूंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कितने ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं डाइवोर्स इनिशिएट नहीं करने की वजह से। असल में यहां पर एक फैमिली थी और वो कर्नाटक में रहती थी। बकायदा मुस्लिम्स में एक तरीका होता है कि एक 3 तलाक का कल्चर जा चुका है, मगर 3 तलाक के ऑप्शन में एक दूसरा नोटिस दिया जाता है जिसमें ये पेशकश होती है जो सेक्शन 9 और डाइवोर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट में समझते हैं। वहां पर यह होता है कि वो बकायदा एक नोटिस लिखकर भेजते हैं कि या तो मेरे साथ आके रहो और आपको इतने टाइम में मेरे साथ आके रहना है, वरना फिर हम डाइवोर्स इनिशिएट मानेंगे आपकी तरफ से। ये 3 बार ये नोटिस भेजा जाता है कि या तो आके रहो नहीं तो तलाक माना जाएगा। जब वो बार बार इस नोटिस को भेजते हैं तो 3 बार के बाद अगर पत्नी आके नहीं रह रही है, यानी अपने कॉन्जुगल राइट्स को प्रैक्टिस नहीं कर रही है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो डाइवोर्स में कन्वर्ट होता है डायरेक्ट, उसका इसको वायलेट करने की वजह से। पति ने यही किया, पति ने डाइवोर्स इनिशिएट कर दिया था डीवी और 125 के बाद। 125 डीवी पत्नी पहले लगा चुकी थी, 490 डे उसने किसी भी फैमिली मेंबर पर नहीं लगाया था। अब जब ये चीज स्टार्ट हुई तो फिर फायदा ये हुआ कि बकायदा पति को डाइवोर्स मिल गया। जब डाइवोर्स मिला तब भी पत्नी ने इस मामले में कोई भी अपील नहीं की पति के खिलाफ कि इसको डाइवोर्स क्यों दिया गया, वो शांत रही। पर जैसे ही पति ने दूसरी शादी की तो तुरंत काउंटर ब्लास्ट के अंदर पत्नी ने एक 490 डे की एफआईआर 1 से 1.5 साल बाद पति और उसके पूरी फैमिली के खिलाफ बकायदा
लागू करवा दी कि ये लोगों ने मेरे साथ क्रूरटी की है, ये इतने लोग हैं और इनका ये बकायदा मेरे साथ इस तरह से क्रूरतापूर्ण व्यवहार रहा है और डिमांड की बात की गई है। जब ये बात पति को पता लगी कि मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई है, तो उसने सबसे समझदारी भरा कदम ये उठाया कि ट्रायल कोर्ट में उसको ट्राई करवाने की जगह सीधे उसको क्वाशिंग के लिए लेके गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर। और इससे उसको ये बेनिफिट मिला कि जब उसने इस चीज को इनिशिएट किया तो सबसे बड़ा फायदा उसको ये हुआ कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जो कि बकायदा कर्नाटक हाई कोर्ट से इस केस को अलाइन करके सुन रहे थे, तो बकायदा वहां पर इस चीज को बड़े गौर से देखा गया कि स्टोरी का क्रक्स क्या है। देखिए, शुरुआत में जो पत्नी थी उसने 125 और डीवी के अंदर बड़ा चढ़ाकर मेंटेनेंस की डिमांड के लिए ये सारे झगड़े फैलाए और वहां पर वो अपनी प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट्स में लड़ रही थी। पति ने कोर्ट में आके दलील दी कि देखिए साहब, ये सब सिविल नेचर के केसेस है, 125 फॉर डीवी, और डीवी में कुछ कोरासी क्रिमिनल के ऑप्शंस भी हैं, तो इनका नेचर 498 से डिफरेंट है। पत्नी ने ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है जिसकी वजह से 498 को एस्टेब्लिशमेंट पे लाया जा सके। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी यहां पर 498 की बात नहीं की गई है डीवी और 125 में, तो फिर अब 498 इनिशिएट नहीं किया जा सकता सेम ग्राउंड्स के ऊपर। हालांकि कोर्ट ने इस बात से इनकार किया कि पत्नी कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकती है, उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है 498 के अंदर। पर टाइम लिमिटेशन तब आ जाती है जब पत्नी ने इस तरह की कोशिश करने के लिए पहले कोई छोटी मोटी कोशिश की। मान लीजिए किसी जगह गई, एफआईआर लिखाने की कोशिश की या कंप्लेन करने की कोशिश की, वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो कुछ ऐसे पुराने उसको फुटप्रिंट्स दिखाने पड़ते हैं जिनसे ये पता लग सके कि हाँ, पत्नी ने कुछ तो कोशिश की थी पर अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो डिले की एक प्रॉपर रीजनिंग वहां होनी चाहिए और ऐसा नहीं कि उस टाइम तो मैं नहीं डाल पाई, अब मेरा डालने का मन कर रहा है। ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, ये मैटर ऑफ टेक्निक है, प्रोसीजर है। और जब तक प्रोसीजर में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है तब तक 498 इस चीज का बकायदा अपने ऊपर लागू होने का अधिकार नहीं देता है। अब पति ये कह रहा था कि भाई इन तीनों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता। इस बात को थोड़ा सा बकायदा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, जब इस तरह की क्रूरता होती है तो पति जो है वो कुछ भी कर सकता है, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा हो, पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा हो और साथ में 498 की क्रूरता भी कर रहा हो डिमांड के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डीवी के अंदर थोड़ा बहुत इसका इन्फ्लुएंस नहीं आएगा और 125 में भी इसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। पर यह स्टोरी थोड़ी सी उल्टी हो गई। ये कहने के बाद भी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पति का ही पक्ष समझा कि देखिए, जो दो बातें उसने सबसे खतरनाक पत्नी ने अपने बातों में कही थी, जिसका वो एविडेंस भी दे पा रही थी और कुछ क्रूरता का कारण समझा पा रही थी, पर इतना मजबूती से नहीं। पहली चीज ये है कि पत्नी ने किसी टाइम में 2-3 साल पहले जब पत्नी साथ रह रही थी तो बकायदा कुछ डिमांड्स की थी और उसके लड़की के फादर ने इन डिमांड से रिलेटेड बकायदा लोन लेकर उस पैसे को चुकाया था। यानी कि लोन से उनकी डिमांड्स पूरी की थी पति के घर वालों की। मगर कोर्ट ने एक वर्डिक्ट रखा कि भाई आप पढ़ी लिखी महिला है और इतने लंबे टाइम तक आपने इस बात को बर्दाश्त किया, आप डीवी और 125 तक के लिए चली गई, मगर आप 1-1.25 साल तक इस बात का वेट करते रही कि आपका पति तलाक देगा और शादी करेगा, तब आपने इसको मैटर ऑफ हैरेसमेंट बनाकर इस बात को डिस्क्लोज किया। बाद में क्यों किया? 1 साल तक आप क्या कर रही थी? तो इसको हम काउंटर ब्लास्ट में ही काउंट करेंगे। यानी कि अगर कुछ हद तक क्रूरता दिख भी रही थी तो भी उसका इनिशिएशन पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं माना गया 498 की क्रूरता के लिए। तो फिर पत्नी के जो पिताजी थे वो इस बात को समझाने में सक्षम नहीं हो पाए कि ये क्रूरता का एक लेवल दिखता है, क्योंकि आपने बीच में ऐसा कोई भी मैटर नहीं खड़ा किया जिसको कंप्लेन के रूप में देखा जा सके या कहीं आकर आपने किसी को भी नोटिस में डाला हो कि हमसे डिमांड हो रही है, बल्कि आप डिमांड पूरी कर आ रहे हैं यहाँ पे। वो भी अपने आप में अपराध है DP3 का। तो यहां पर 125 और डीवी को बकायदा इस बात पे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि चलिए छोटी मोटी मारपिटाई हुई, क्रूरता हुई है तो समझ में आता है, पर 498 के लिए जो असेंबलिंग है ग्राउंड्स की वो इतनी आसानी से नहीं बनती है। अब इसमें सबसे खतरनाक बात ये हुई, प्रीति गुप्ता वाले जजमेंट का रेफरेंस और भजन लाल वाले जजमेंट का रेफरेंस देते हुए बकायदा यहां पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह से एलिगेशंस लगाना और एक डिस्प्यूटेड रीजनिंग क्रिएट करना
जो कि नहीं बनता है कि 490 की संभावना को पैदा करे, क्योंकि पत्नी जो भी कुछ कह रही थी वो पुराने केसेस से मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने किसी तरह के लोन से पैसा चुकाने की बात 125 डीवी में नहीं कही थी। इसके साथ ही साथ वहां पर जिस तरह के अब एलिगेशंस लगाए जा रहे थे 490 डे में, उनका डीवी और 125 से कोई मैच नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वहां पर उसने सिर्फ सिंपल तरीके से बातें समझाई और किसी तरह की क्रूएल्टी और एगोनी की बात नहीं की। डीवी में तो स्पेशल प्रोविजन है कि वहां पर यह बात मेंशन करनी पड़ेगी। अब इस बात को हम आगे बढ़ाएं और इस बारे में आपको और डिटेल्स समझाएं, उससे पहले आप भी समझिए कि आप लोगों के साथ एक्चुअली होता क्या है। डाइवोर्स को लेके आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि आपको गलत मैसेजिंग की जाती है कि डाइवोर्स से नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, बल्कि डाइवोर्स अपने आप में बहुत भारी भरकम केस है। ये बहुत वजन क्रिएट करता है आपको मासूम और सही दिखाने के लिए। ये एक ऐसी रेमेडी है जिससे बेनिफिट मिलता है। हम अपने लीगल जो कोर्सेस हैं उनके अंदर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू यही चीज सिखाते हैं, लीगली आपको डेवलप करते हैं। मोटिवेशन की बात छोड़ ही दीजिए और गारंटी की बात छोड़ ही दीजिए, आपका लीगल अवेयरनेस जो आती है उसी से ही आप कन्वर्ट होते हैं एक डायनामिक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह, कि आप कन्वर्ट कर पाते हैं अपने केसेस को कि हाँ अब मैं अपने केसेस को मजबूती से अपने थ्रू या अपने वकील साहब के थ्रू बढ़िया तरीके से लड़ पाऊंगा, क्योंकि आपको डे टू डे हियरिंग के बारे में गाइड किया जाता है। आपको बकायदा आते ही ये समझा दिया जाता है कि कानून असल में है क्या, किस तरह से कानून चलता है, और फिर उसके बाद आपकी हार्डकोर तरीके से डिटेलिंग की जाती है हर चीज की, जिससे कि हर डेट पर आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेशन आपका बेसिक लक्ष्य बन जाता है। आप ही की तरह हाई परफॉर्मर लोग हमारे पास आज के टाइम में इन कोर्सेज से बने हैं और वो अपना रिजल्ट डिसाइड करने की पोजीशन पे आ चुके हैं झूठे केसेस में। अगर उन्हीं की तरह आप भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो फिर legaleaglerz.com पे आप हमारे वेबसाइट से जाकर इन कोर्सेज को बकायदा बुक कर सकते हैं। और अगर आप किसी कानूनी समस्या में हैं और आपको लगता है मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं जो समाधान कर सकता हूं आपके कानूनी पेचीदगियों का, तो फिर आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे सलाह ले सकते हैं। ये भी legaleaglerz.com पर ही फैसिलिटी अवेलेबल है अपॉइंटमेंट बुक करने की। अब हम समझते हैं कि डाइवोर्स एक्चुअली है क्या। देखिए, डाइवोर्स जो है उसके अंदर बकायदा अलग अलग तरीके की कुछ स्पेसिफिक क्रूअल्टीज की बात की गई, मगर उसमें एक फ्रीडम भी दिया हुआ है। जैसा कि आप कई जजमेंट्स में भी पढ़ते होंगे तब आपको लगता होगा कि ये डाइवोर्स के अंदर डिफाइंड क्रूअल्टीज के आसपास तो नहीं है, पर डाइवोर्स में एक ऑप्शन होता है कि अगर किसी भी तरह की क्रूअल्टी पति या पत्नी के साथ हुई है तो उस आधार पर भी वो डाइवोर्स ले सकता है। पति ने वाजिब और तरीके से सब चीजें कोर्ट के सामने रखी थी, इसीलिए उनको डाइवोर्स मिला। कि पहली बात तो मैंने और मेरे परिवार ने कोर्ट जाने से पहले काफी कोशिश की थी मनाने, लाने और समझाने की, मगर दिक्कत ये हो रही थी कि पत्नी को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो किसी भी तरह से इस डाइवोर्स को रोक सके। जब क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वहां पर फुटप्रिंट्स दिख जाते हैं कि डाइवोर्स की रीजनिंग हुई है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें डाइवोर्स की फुटप्रिंट्स अगर आप दिखा देंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की तरह आपको बेनिफिट देगा। यानी आपने मान लीजिए पंचायत की मिले और उसका कोई एक आध दो गवाह है या आपके पास एविडेंस है कि आपने पंचायत की थी, जैसे मान लीजिए लड़की के फादर को फोन किया या लड़की को स्वयं फोन किया कि पंचायत में हम आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और बाद में जाने के बाद लड़की ने ओवर रिएक्ट किया, उसके घर वालों ने ओवर रिएक्ट किया कि हम ये सुलह नहीं चाहते, हम आपको कोर्ट में देखेंगे। धमकियां दी गई थी जैसे इस केस में, वैसे आपके पास भी कोर्ट जाने की कोई धमकी है और बात को समझाने और समझने की जगह नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में डाइवोर्स इनिशिएट किया जा सकता है। यानी कि आपने शादी बचाने की पूरी संभावनाओं पर काम किया है, जो सेक्शन 9 की वाकयादा एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो जाती है बिना सेक्शन 9 लगाए। यानी इस तरह की कोई कोशिश की है तो फिर अब आपके पास सेक्शन 9 के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है, या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए यानी वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो अब आपकी पत्नी नहीं रहना चाहती तो अब आप उनसे सेपरेशन ले सकते हैं। ये जो कंट्रास्ट चीजें होती हैं इनसे पूरा का पूरा मैटर जो है वो बकायदा बहुत जबरदस्त तरीके से कोर्ट में एक एविडेंटरी प्रूफ बनाता है। अब डाइवोर्स के बारे में जो मैंने कहा कि ज्यादातर लोग एलिमनी को लेकर डरते हैं और एक टाइम को लेकर डरते हैं। देखिए, डाइवोर्स जो है किसी भी पर्सनल लॉ के अंदर या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कभी भी टाइम से ज्यादा टाइम तक लगाकर
नहीं किया जा सकता। ये बाइंडिंग है कानून की, यानी कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही डाइवोर्स लेने का प्रावधान है और 6 महीने के अंदर अंदर ही कानून इससे ज्यादा की इजाजत नहीं देता है अगर डाइवोर्स लंबा खिंच रहा है तो। अब डाइवोर्स जो है वो इसी वजह से क्रूअल्टी का केस बनता है, क्योंकि डाइवोर्स में क्रूअल्टी डिफाइन होते ही सामने वाले का पक्ष मजबूत हो जाता है। 490 में लगाए गए झूठे मेयर स्टेटमेंट, फैब्रिकेशन किया गया है एविडेंसेस का, या कुछ आपके जो फ्रैक्चर्ड स्टेटमेंट बेस्ड एविडेंसेस हैं उनको बकायदा वहां पर हानि होती है। इवन 498A जो है वो डाइवोर्स के अंदर आकर भी चैलेंज हो सकता है कि भैया अगर ये सब हुआ है तो हम खुद ही पेशकश दे रहे हैं कि पत्नी ने 498A में लिखा है, बताइए क्या हुआ है। क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पर लिए गए डाइवोर्सेस के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि जिन लोगों ने मजबूती से अपनी तैयारी करके रणनीति के साथ काम किया है वो एलिमनी के बगैर भी छूट जाते हैं, और 498A उस पर एक भारी इंपैक्ट क्रिएट करता है अगर वो झूठा है तो पत्नी का। और इस वजह से क्योंकि वो डबल क्रूअल्टी में केस फंस जाता है। एक क्रूअल्टी हो गई जो डाइवोर्स में आप ऑलरेडी सबूतों के साथ दिखा पा रहे हैं, दूसरी क्रूअल्टी हो गई कि फिर भी उसके बावजूद भी पत्नी ने आप पे 498A किया अपनी बातें झूठी रखकर, तो ये बेनिफिट आपको जबरदस्त तरीके से मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी किसी फैमिली ने डिफेमेशन का केस लगा दिया या किसी फैमिली मेंबर ने 340 CRPC का केस लगा दिया या और भी कुछ एक दो केस लगा दिए, तो वो और भी भारी पड़ जाते हैं, अकेला पड़ जाता है 498A, और उस वजह से वो बैक फुट पे जाता है और फ्रंट फुट पे प्ले करते हैं आप अपने इन केसेस, काउंटर केसेस की वजह से या एटलीस्ट डाइवोर्स की वजह से। और डाइवोर्स को भी आप एक बहुत जबरदस्त काउंटर केस मान सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास मजबूत रीजनिंग हो अपनी या अपनी फैमिली के साथ पत्नी और उसके घर वालों की तरफ से की गई क्रूअल्टी की वजह से। और अगर वो सब चीज वहां दिखती है तो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे। छोटा मोटा अगर आपके कोई डिमांड या क्रूअल्टी का वहां पे रीजनिंग मिली भी है और उसमें डिले का रीजन वहां पर दिख रहा है कि पत्नी ने 1 साल 6 महीने जाके लेट किया है, तो डिले रीजनिंग काउंट होगी और इस वजह से उसको बकायदा एडमिशन पे लिया जाएगा कि डाइवोर्स देना ज्यादा जरूरी है बजाय पत्नी की छोटी मोटी हुई कोई दुर्घटना या फिर कोई क्रूरता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि घर छोड़ने का ऑप्शन किसी भी केस में नहीं है, ना 498A में, ना DV में और ना 125 में। घर छोड़ने का रीजन तभी बनता है जब असल में आप ये बात अपनी पत्नी से साबित करवा सके कि हाँ उसके साथ क्रूरता हुई थी। अन्यथा अगर वो साबित करने में असफल है तो उसने आपका ज्यादा आसान काम कर दिया। दोस्तों, आप अपने केसेस में कब डाइवोर्स लेने जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लीजिएगा, और आप इस वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब